सत श्री अकाल। तो फाइनली अब हम लोग देखने जा रहे हैं अपना पूरे दिन का करंट अफेयर का निचोड़। आज तारीख है 13 अक्टूबर और आज के दिन का करंट अफेयर क्या क्या है इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। देखो भाई, इम्पोर्टेंट बात, ये करंट अफेयर का जो सेशन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है कि मैं यहाँ पे पूरे पूरे करंट अफेयर को सेग्रीगेट कर रहा हूँ इस हिसाब से कि मैक्सिमम चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाए। मेरा पूरा ध्यान इस चीज़ पर है, मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें प्रोवाइड करवा दूं। और फाइनली 7 बजे वाले इस सेशन से पहले मैं एक बार फिर से सभी को रिमाइंडर कॉल देना चाहता हूं। जितने लोग लाइव आ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, मैं चाहूँगा प्लीज़ और भी लोग लाइव आएँ और प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, पसंद कीजिए। अगर कोई कमी है तो प्लीज़ वो भी बताइए, हम लोग उसको सुधारेंगे ज़रूर। अब पहली इंपॉर्टेंट बात, मैं हमेशा क्लास के शुरू होने से पहले ये बताता हूँ, हमारा 11 बजे का एक सेशन है, सभी लोगों को बता दिया है। जहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं, जीएस का महासंगम है हमारा ये। उसके बाद हमारा ठीक 1 बजे एक और सेशन होता है, एक और क्लास होती है और इस क्लास में हम लोग टॉपिक विद क्विज लेकर आते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, किसी का भी कोई एक टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे करते हैं हैंडल। एंड फाइनली इसके बाद हमारा यहाँ पे आता है एक और टॉपिक और वो होता है हमारा 7 बजे वाला, जो इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें हम लोग पूरे दिन के करंट अफेयर को यहाँ पर निचोड़ के रख देते हैं, आपके सामने लेकर आते हैं। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को पहुंचाइए ताकि वो लोग भी इस वीडियो में आकर जुड़ सकें। फाइनली शुरू करते हैं अपने आज के करंट अफेयर को और देखते हैं क्या क्या है आज के दिन की खास बातें। सबसे पहले, इंडिया फर्स्ट किडगुरु शेल्डर लॉरेंस क्यूरी, आखिर ये है क्या? तो आपको प्यारा सा बंदर जैसा जानवर दिख रहा है ना, इसी के बारे में हो रही है बात। इसी के बारे में हो रही है बात कि बंदरों की प्रजाति का माना जाता है, ज्यादातर अपना समय पेड़ों पर गुजारता है और बड़ी धीमी चाल से मूव करता है। उतना तेज, उतना फास्ट नहीं है जितना फास्ट आज के टाइम पर हम लोग बंदरों को देखते हैं, पर काफी हद तक उसी तरीके की इसकी प्रजाति है। मैं पूरी तरह से बंदर तो नहीं कहूंगा, पर हाँ, फिलहाल इसकी जो कंडीशन है भारत में वो काफी इंडेंजर्ड कंडीशन में आ चुका है। नो डाउट, मैंने आपको कल परसों भी इस बारे में हमारी शायद चर्चा हुई थी, तब भी मैंने ये बात बोली थी कि इंसान इतना मतलबी है कि वो अपने घर के अलावा किसी और को घर में देख ही नहीं सकता। यहाँ पर बात मैं कर रहा हूँ जानवरों की। हम लोगों ने उनसे ऑलमोस्ट सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ छीन लिया है। उनके जंगल, उनके पेड़, उनके खाद्य सामग्री सब छीन लिया है, कुछ छोड़ा ही नहीं है हमने। अगर आज के टाइम पर हम लोग गौरैया की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता था कि घर में खूब गौरैया की चहचहाट होती थी, सुबह की शुरुआत होती थी। अब हमको वो सब देखने को नहीं मिलता, वो बीते दिन की बात हो चुकी है। तो फाइनली ये शुरू कहाँ किए गए? तो ये इनिशिएटिव लिया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है और इसे अपने 2 राज्यों में सबसे पहले शुरू किया है, सॉरी 2 जिलों में इसे शुरू किया है। एक का नाम है क्या, कुरु कुर, और दूसरे का नाम है क्या, डिडीगुल। तो हो सकता है मे बी मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा हूँ, ये तमिल नेम्स है तो हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ हो, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ठीक है, टूर और डिडीगुल ये वो 2 जिले हैं जहां पर तमिलनाडु सरकार के द्वारा यहाँ पर इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। कंजर्वेशन को लेकर काम किया जा रहा है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये पहला ऐसा सेंचुरी है, भारत की पहली ऐसी सेंचुरी है तो 100% है। एग्जाम में आपसे पूछा जरूर जाएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जरूर जाएगा इसके बारे में। तो इसको कर लीजिए, नोट डाउन हो गया है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट। 24 इंटू टेलीमेंटल हेल्थ सर्विस लॉन्च। भारत सरकार के द्वारा मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लोगों के मानसिक जो समस्याएं होती हैं, डिप्रेशन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। मतलब बड़ी अजीब बात है कि आज के टाइम पर छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन जैसी समस्याएं देखनी पड़ती हैं। बहुत ही अजीब बात है ये कि आज के टाइम पर बच्चों को भी इस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा
देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हेल्थ को लेकर हम लोग सीरियस नहीं होते। तो मैं यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ पहले ही। ध्यान रखिए, हो सकता है मे बी आपसे ये पूछ लिया जाए, तो आप इसका ध्यान रखना। भारत सरकार के द्वारा इस सुविधा को शुरू किया गया है, हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्क अक्रॉस स्टेट। यहाँ पर 20 स्टेट में इसको क्या किया जाएगा, 20 स्टेट एंड यूटीज में इसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा। सुचारू रूप से इसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। तो इस चीज का रखना ध्यान। अगर एग्जाम में ये आया क्वेश्चन तो इसको करके आना मार्क। 24 ये हेल्थ सर्विस क्या की जाएगी, लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। आई होप यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा पॉइंट। आई होप ये चीज क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताओ मुझे। ठीक है, देखो हर जगह डॉक्टर तो नहीं पहुंच सकता, हर जगह मेंटल मतलब हेल्थ सर्विस नहीं पहुंच सकती। और ऐसे में कोई व्यक्ति मेंटली क्या हो जाता है, काफी ज्यादा कमजोर, काफी ज्यादा वीक हो जाता है। ऐसे में ऐसे लोगों को हेल्प प्रोवाइड करवाने के लिए ये टेली सर्विस यहाँ पे शुरू की गई है। इसका फुल फॉर्म याद रखना। इसको कहा जाएगा क्या, टेलीमानस कहा जा रहा है। इसको क्या कहा जा रहा है, टेलीमानस कहा जा रहा है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो भी याद रखना, आपसे पूछा जाएगा। टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्क अक्रॉस स्टेट, ये इसकी क्या हो गई, फुल फॉर्म हो गई। 24 ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक नोडल सेंटर बनाया जा रहा है। देन टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है किसके द्वारा, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। 5 रीजन इसके बनाए जाएंगे, रीजनल सेंटर्स, मतलब सॉरी रीजन नहीं, रीजनल सेंटर्स इसके बनाए जाएंगे। 22+1 मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे। तो ये सब रखना ध्यान। और 51 यहाँ पे सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे स्टेट एंड यूटीज में। कितने, 51 सेंटर्स यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज में। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ सकते हैं क्या, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, शास्त्र रामानुजम प्राइज 2022 ये किसे दिया गया है। इस तरीके के सवाल हमेशा आते हैं एग्जाम में, इस तरीके के सवाल और प्राइजेज ये हमेशा आते हैं। जैसे अभी नोबेल प्राइज को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, 2 दिन पहले की बात है, मैंने ही वीडियो बनाकर डाला था। अगर नहीं देखा है तो उसको देखना जरूर। और यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले क्या, शास्त्र रामानुजम प्राइज। रामानुजम कौन थे, तो भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण मैथ के ज्ञाता, ऐसा कहा जाता था इन्हें, मैथ का ज्ञान नामगिरी देवी के द्वारा दिया गया था। तो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण और रोचक कहानी है इनकी। बहुत छोटी आयु में इनका देहांत हो गया था। आज भी इनके नोट्स के ऊपर काफी अच्छी खासी रिसर्च चलती है। आज भी इनके नोट्स पर अभी भी रिसर्च चल रही है। कई फॉर्मूला जो ये छोड़ के गए उस समय पर, उनके ऊपर अभी भी एक्सप्लेनेशंस बाकी हैं कि आखिर क्यों ये फॉर्मूला लिखकर गए। रहस्यवादी चीजें हो चुकी हैं इस वक्त ये सब। तो आई होप ये चीज आपको पसंद आई होगी ये चीज। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। अच्छा यहाँ पर ये तो जान ले भाई कि मिला किसको है। तो देखो पहली चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो मैथमेटिक्स में, मैथ में बहुत कम उम्र में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। बहुत कम उम्र में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं, ऐसे लोगों को दिया जाता है ये अवार्ड। तो यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के योंगिंग टांग के द्वारा को, किसको, योंगिंग टांग को ये पुरस्कार दिया गया है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसे कर लेना नोट, पॉइंट है इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाता है, पूछा जा सकता है ये सवाल कि हाल ही में ये पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है। तो मैथ में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। क्या किसी को कोई समस्या, कोई डाउट, अगर नहीं है तो प्लीज कमेंट करके बताओ। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज वो भी पूछो, मैं पर्सनली कमेंट पर रिप्लाई करके आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। चलिए तो फाइनली देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। कैबिनेट अप्रूव द स्कीम प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा। पीएम इन नॉर्थ ईस्ट, आई ध्यान रखना, एन ई मतलब क्या,
नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, यहाँ पर अप्रूव किए गए हैं 6,600 करोड़ रुपीज सीआर, ध्यान रखिएगा 6,600 करोड़ रुपीज यहाँ पर एलोकेट किए गए। 100% फंडिंग यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। और आखिर ये किया क्यों जा रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। लगातार पिछली सरकारों के द्वारा, पिछली पुरानी सभी सरकारों के द्वारा लगातार नॉर्थ ईस्ट को काफी ज्यादा क्या किया गया है, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया, मतलब काफी ज्यादा उसको एक तरह से भेदभाव किया गया काफी ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के साथ। और इसी भेदभाव का असर है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाए, बहुत सारी कमियां वहां पर देखने को मिलती हैं, खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर की, लोगों में नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, सड़कों की समस्या, रेलवे लाइन की समस्या, ये सारी समस्याएं हमको वहां पर देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा समस्या क्रिएट करता है। दूसरी चीज, वहां तक चीजों को पहुंचाने में बड़ा समय लगता है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपनी 11वीं की थी अगरतला से, मैंने अपनी 11वीं की थी अगरतला से, और 12वीं की थी मैंने अपनी गुवाहाटी से। तो गुवाहाटी में अगर आपको कोई ऐसा न्यूज़पेपर चाहिए जो दिल्ली में छपता है, तो मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, वो न्यूज़पेपर आपको अर्ली मॉर्निंग नहीं मिलेगा 6 बजे, वो न्यूज़पेपर आपको सुबह 8 बजे 9 बजे तक मिलेगा। और अगर आप अगरतला में हो तो वहां पे कई बार ऐसा होता था कि न्यूज़पेपर हमारे पास या तो शाम को आता था या फिर अगले दिन पहुंच पाता था। और आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, फ्लाइट चलती है, सब चलता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2007 और 2005 की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2007 2005 की, ध्यान रखिएगा। तो उस अराउंड में ये समस्याएं उस समय हम लोग झेल रहे थे। इंटरनेट सुविधा थी नहीं, ठीक है, फ्लाइट थी, बिल्कुल थी, उस समय पर भी हवाई जहाज चलते थे, पर उतने हवाई जहाज नहीं चलते थे। ज्यादातर न्यूज़पेपर तो जो इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट्स आती थी, हेलीकॉप्टर्स आते थे, उनके द्वारा पहुंचाए जाते थे। तो ये चीज बड़ी मजेदार होती थी वहां पर। कई बार ऐसा होता था, न्यूज आई, टीवी पर देख ली, सब कुछ देख लिया, न्यूज़पेपर अगले दिन हमारे पास पहुंचा। तो बड़ी मजेदार ये कहानी थी उस समय की। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, एक छोटी सी बात हमें कितना बड़ा अंतर दिखाती है, कितना बड़ा अंतर समझाती है। आज के टाइम पर नॉर्थ ईस्ट अपने आप में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं नॉर्थ ईस्ट में, और रिसोर्सेज केवल और केवल ऐसी वस्तुएं नहीं जो प्राकृतिक रूप से अवेलेबल हैं। अगर हम लोग वहां पे ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट लोग हैं वहां पर। आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ, घर घर में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको म्यूजिक की बहुत अच्छी समझ होगी, पेंटिंग की, आर्ट की, क्राफ्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होगी। तो नॉर्थ ईस्ट को काफी ज्यादा सरकार ने क्या किया है, एक तरह से भेदभाव किया है उसके साथ, उसको निग्लेक्ट किया है, ठीक है, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं हो पाया। फाइनली वर्तमान सरकार इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। हाल ही में 2 महीने पहले या 2.5 महीने पहले की बात थी, भारत सरकार ने जापान के साथ भी एमओयू साइन किया, जहां पर जापान हमारी हेल्प करेगा नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने में। अराउंड 41,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पे फंड उस टाइम पर भी अनाउंस किया था जापान ने। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इस पॉइंट को रखना ध्यान, एग्जाम के लिए हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने जैसा कि आपको बताया 100% फंडिंग कौन दे रहा है यहाँ पे, सेंटर गवर्नमेंट दे रही है। कितने करोड़ की फंडिंग है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और यहाँ पर जो अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री का नाम क्या है, तो ध्यान रखना कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर काम करेगी, तो नाम है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं, जरा ध्यान, प्लीज कमेंट करते रहो क्या क्या डाउट आपके आ रहे हैं, मैं सभी डाउट्स का पर्सनली रिप्लाई करूंगा आप सभी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो यहाँ पर है, व्हाट आर द एलिगेशन अगेंस्ट द गूगल बाय द एनबीडीए। एनबीडीए भारत की एक एजेंसी जिसका नाम है न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन, इसके द्वारा, इस संस्था के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है, गूगल के ऊपर केस किया गया है। इसके अलावा इंडिया की एक न्यूज सोसाइटी है, ध्यान रखिए, इंडियन न्यूज सोसाइटी, न्यूज़पेपर सोसाइटी, उसने भी गूगल के ऊपर केस किया है सेम चीजों के लिए कि वो हमारे साथ अपना रेवेन्यू शेयर नहीं करता। भाई नो डाउट, कई गूगल पर या कई ऐसे लिंक्स होते हैं जिनके थ्रू गूगल को अच्छा खासा ट्रैफिक मिलता है, गूगल के थ्रू ट्रैफिक वेबसाइट्स पर और वेबसाइट से गूगल पर जाता है। ऐसे में गूगल इनके साथ क्या नहीं करता, रेवेन्यू शेयर
नहीं करता। ध्यान रखिए ये बात, ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। और अभी से करीबन 7 से 8 महीने पहले की करीब ये बात होगी। यूरोपियन न्यूज एजेंसीज और ऑस्ट्रेलिया के न्यूज एजेंसीज के द्वारा भी गूगल के ऊपर केस किया गया था, और केस किया गया था करीबन 10 मिलियंस के फाइन, जिसमें फाइनली यहाँ पर डिसाइड किया गया गूगल के ऊपर कितना, 10 मिलियन, 10 मिलियन का फाइन यहाँ पर डिसाइड किया गया था। सेम बिल्कुल वही समस्या हमको भी भारत में देखने को मिलती है, और नो डाउट बिल्कुल सही बात है भाई। डिफरेंट डिफरेंट जगहों से गूगल पर ट्रैफिक अगर हमारी वजह से आ रहा है और गूगल को उससे क्या हो रही है, इनकम हो रही है, तो क्यों गूगल उसका पैसा या वो चीज हमारे साथ शेयर नहीं कर रहा, उसका रेवेन्यू हमारे साथ शेयर नहीं कर रहा। तो शेयर ना करना अपने आप में बहुत बड़ी गलत बात है। और इसी चीज को लेकर, इसी फ्रॉड को लेकर यहाँ पर गूगल के ऊपर किया गया है क्या केस। अराउंड मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत क्या वर्ल्ड का 90% ट्रैफिक गूगल के थ्रू अन्य वेबसाइट पर पहुंचता है। और भारत में 94% लोग, कितने, 94% लोग गूगल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज का रखना ध्यान। इसीलिए कहीं ना कहीं ये चीज क्या है, अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी बन गई। ये कंप्लेंट कहां पर की गई है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में ये कंप्लेंट की गई है। कहां की गई है, ध्यान रखिएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में ये कंप्लेंट की गई थी। किसके द्वारा की गई है ये भी आपको रखना है ध्यान। फाइनली देखो आगे डिटेल, तो देखो जय, मैंने यहाँ पे बात बताई आपको, सेम वही बात, ठीक है। 94% बाजार को एक्वायर करता है यहाँ पे गूगल, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 2/3 हिस्सा अपने पास रखता है गूगल पूरी कमाई का। इन सारी चीजों को लेकर ज्यादातर समाचार एजेंसीज का मैंने आपको बताया ही है कि अभी स्टार्टिंग में मैंने बोला था, इस टॉपिक के स्टार्टिंग में, कि जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है उसने भी गूगल के ऊपर क्या किया है, सेम केस फाइल कर रखा है। तो बात इसी चीज को लेकर है, रेवेन्यू को लेकर। किसको लेकर, रेवेन्यू को लेकर लगातार ये बात आती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अ म्यूजियम डेडिकेटेड टू द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी हैज ओपन टू द अटलांटिक सिटी ऑफ यूएसए। अटलांटिक सिटी ऑफ यूएसए में, अटलांटिक सिटी ऑफ यूएसए में महात्मा गांधी को समर्पित एक म्यूजियम यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। एक म्यूजियम यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। इस म्यूजियम की खास बात क्या होगी, तो वर्चुअली इस म्यूजियम को किया गया है तैयार। कैसे तैयार किया गया है, वर्चुअली तैयार किया गया है। और यहाँ पर इंटरेक्टिव तरीके से वर्चुअली लोगों को महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े हुए कथाओं की या महात्मा गांधी से जुड़ी हुई जीवन की जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी, उनकी लाइफ की इवेंट के बारे में बताया जाएगा। इस पॉइंट को रखना याद, हो सकता है आपसे इसके बारे में पूछे। अटलांटिक सिटी यूएसए, कहां पर, अटलांटिक सिटी यूएसए। यहाँ पर साथ ही साथ आदित्य बिरला ग्रुप जो है भारत का बहुत ही बड़ा बेहतरीन ब्रांड, आदित्य बिरला ग्रुप, इसके द्वारा यहाँ पर क्या किया जाएगा, सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, पार्टनरशिप की गई है इसके द्वारा। और फाइनली यहाँ पे आपको ये पॉइंट चल गया पता, क्यों इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी को लेकर ये इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर को हम लोगों ने इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, ये भी आपको यहाँ पे पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक बड़ी मजेदार किस्सा ये भी हुआ, अमेरिका को लेकर, यूएसए में बात हो रही है। यूएसए ये सारे काम तो कर रहा है, यूएसए ये सारे काम तो कर रहा है, पर एक तरफ तो हमसे कहेगा कि हम इंडिया के सपोर्ट में हैं, हम चाहते हैं इंडिया ऐसे करे, हम चाहते हैं इंडिया वैसे करे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के साथ एंटी टेररिज्म स्क्वाड और इस तरह के काम में, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट मतलब आर्मी एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रहा है, और वहीं पर क्या कर रहा है, पाकिस्तान को F-16 सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है। कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। पाकिस्तान में बाढ़ आई है, बाढ़ के लिए पैसा नहीं दिया, किसके लिए दिया पैसा, F-16 को अपग्रेड करने के लिए पैसा दिया, जिसके लिए मांगा नहीं पैसा उसके लिए पैसा दे दिया। क्यों दिया, कहीं ना कहीं इसीलिए दिया ना, हमारे अगेंस्ट, हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट ये काम किया है। ये चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, IMF कट इंडियाज GDP फोरकास्ट फ्रॉम 7.4 टू 6.8। बड़ी मजेदार बात, 2 महीने पहले ही IMF ने कहा था कि विश्व का सबसे ज्यादा तेजी से जो अभी इकोनॉमी ग्रो करेगी वो इंडिया की करेगी आफ्टर कोविड। 2 साल से तो कोविड की मार झेल रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं भैया 2023 में, कब 2023 में जो मंदी आने वाली है, आर्थिक मंदी आने वाली है, उसमें इंडिया की इकोनॉमी 6.8 हो जाएगी। अब बड़ी मजेदार बात ये कि इस वक्त भी इस 6.8, बल्कि कुछ कुछ संस्थाओं ने जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक और भी कई संस्थाओं ने तो ये तक कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी 6.5 तक रहेगी। अब ये दोनों डेटा चलो हम लोग 6.8 से 6.5 के बीच मान भी लेते हैं, तो यहाँ पे एक बड़ी मजेदार बात ये है, ये कह तो रहे हैं, उसके बावजूद भी इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड के बाकी सभी कंट्रीज में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोइंग इकोनॉमी है, 6.8 6.5 होने के बावजूद भी। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? इससे पहले तक सब कुछ ठीक था। क्या हुआ कि जो भी क्रूड ऑयल हमारा ओपेक कंट्रीज से आता है, कहां से आता है? ओपेक कंट्रीज से आता है। इन्होंने ओपेक कंट्रीज ने, सऊदी कंट्रीज और सऊदी और अन्य ओपेक कंट्रीज ने मिलकर क्या किया? क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन पर कंट्रोल कर लिया। क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। और उस कंट्रोल की वजह से वर्ल्ड में काफी ज्यादा मंदी की स्थिति देखने को मिल रही है, और इसका असर कहीं ना कहीं 2023 में होगा। अगर बाहर से इंडिया में वस्तुएं आ रही हैं, आप कहोगे सर हम तो मैक्सिमम इस वक्त ऑयल रशिया से ले रहे हैं, तो बिल्कुल हम लोग रशिया से ले रहे हैं, हम लोग स्टॉक भी कर रहे हैं। इस वक्त इंडिया छठा सबसे बड़ा स्टॉक करने वाला कंट्री है। ऑलमोस्ट इंडिया 3.1 वर्ल्ड का 3.2 वर्ल्ड का क्या करता है? क्रूड ऑयल स्टॉक करके रखता है। अब देखो यहाँ पे आती है बड़ी मजेदार बात। क्या भाई? वो सब तो ठीक है, मगर हम लोग बाहर से चीजों को तो लेते होंगे, खरीदते होंगे। बाहर से अगर हम लोग चीजों को खरीद रहे हैं, तो वो जो बाहर से आने वाली चीजें हैं इंडिया में, उनके ऊपर कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगेगा, और वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगेगा उससे भी क्या होगा? कहीं वो चीजें महंगी होंगी। भाई पेट्रोल डीजल महंगा है तो वो चीजें भी महंगी हो ही जाएंगी। अब जब भाई ट्रांसपोर्टेशन में क्या लगता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में क्या डीजल का प्रयोग होगा, पेट्रोल का प्रयोग होगा, अन्य ईंधनों का प्रयोग होगा, तो उसका असर कहीं ना कहीं वस्तुओं की कीमत पर पड़ेगा, और कीमत पर पड़ेगा तो असर क्या होगा ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसीलिए इंडिया में भी इसका असर देखने को मिलेगा, और इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ हो जाएगी 6.8 से 6.5 के बीच। नेक्स्ट, आज तारीख है 13 अक्टूबर, जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में बात की। आज के दिन की खास बात क्या है? तो आज हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कौन सा दिन? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर नेशनल डिजास्टर रिडक्शन। नेशनल डिजास्टर रिडक्शन। किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा जब किसी देश पर आती है, तो कई तरीके के नुकसानों से वो देश गुजरता है, कई तरीके के नुकसानों से वो देश गुजरता है। उसका पूरा का पूरा बुनियादी ढांचा बिगड़ जाता है, उसका पूरा का पूरा जो बुनियादी एक ढांचा होता है, ठीक है, वो क्या होता है? बिगड़ जाता है। कहीं भूकंप आया, कहीं बाढ़ आ गई, पूरी की पूरी सड़कें टूट गई, इमारतें बह गई, इमारतें ध्वस्त हो गई भूकंप में। इस तरह की जो समस्याएं आती हैं, इसी चीज से टैकल करने के लिए, इसी चीज की अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इसकी शुरुआत की गई थी कब? इसकी शुरुआत की गई थी 1989 में। तो ध्यान रखिएगा ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। नो डाउट इस तरीके की जब भी समस्याएं आती हैं, तो जान माल की, भाई चलो ठीक है, सामान की हानि हो तो समझ में आता है, पर जान की हानि होना बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। भैया जीवन चला गया तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो वही बात यहाँ पर भी हमारे सामने आती है। आर्थिक तौर पर एक देश बुरी तरह से टूट जाता है। जैसे अगर अभी हम लोग पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में जो बाढ़ आई, पाकिस्तान में जो बाढ़ आई, इस बाढ़ ने पाकिस्तान को लगभग लगभग आज से 5 साल पीछे खींच लिया है। कई कई अर्थशास्त्री, कई कई लोग तो ये बता रहे हैं कि 5 साल नहीं, कम से कम 10 साल पीछे चला गया है पाकिस्तान अपने। अब ये जो समस्या आई, क्यों आई? पहली चीज, सरकार ने वहां पर डैम्स में काम नहीं किया। डैम्स में जो काम किया वो चाइना से करवाया। चाइना किस तरीके का काम करता है आपको पता ही है, यही मजाक की बात है, पर देखो सच्चाई यही है। चाइना ने काम किया, पर बाद में जब उन डैम्स को मरम्मत करने की बात आई, तो चाइना ने बोला हम मरम्मत करेंगे, मगर पहले बकाया दो, बकाया पैसा दोगे तब हम मरम्मत करेंगे। इसलिए मैंने ये बात बोली, इसीलिए मैंने बोला चीन का सामान चले तो चांद तक,
वरना था शाम तक, है ना। तो ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चीन की बात हो रही है तो चीन से रिलेटेड टॉपिक है। चाइना लॉन्च इट्स फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप, सॉरी, हाँ, स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप, ऐसा टेलीस्कोप जो सौर ऊर्जा से चलेगा। किससे चलेगा? सौर ऊर्जा से चलेगा। और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है क्या? कूफा वन। ध्यान रखिएगा, इसका नाम रखा गया कूफा वन। और इसके द्वारा ये क्या करेगा? स्पेस में डिफरेंट डिफरेंट जो कंडीशंस होती हैं उन पर नजर डालेगा। ठीक है, इस टेलीस्कोप के माध्यम से वह अन्य ग्रहों पर भी क्या करेगा? रिसर्च करेगा आसानी से। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, पॉइंट समझ में आ गया है। अगर कहीं कोई समस्या है तो प्लीज एक बार मुझे कमेंट करके बताओ। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, पर फिर भी आपको यहाँ पे पता होना जरूरी है। चलिए, मेन जो रिसर्च है, मेन जो रिसर्च है इस सैटेलाइट की, वो किसको लेकर होगी? वो सन को लेकर होगी। किसको लेकर होगी? सन को लेकर होगी। ध्यान रखना, मुख्य रूप से ये जो रिसर्च करेगा टेलीस्कोप, ये किसको लेकर करेगा? ये सूर्य को लेकर क्या करेगा? अपनी रिसर्च करेगा। ध्यान रखना इस चीज का। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हमारे आज के टॉपिक हो गए हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो आया है पसंद तो करना है आपको लाइक, और कौन से टॉपिक पर चाहिए वीडियो उसके लिए करना है कमेंट। अगर आपको बहुत पसंद आया है तो प्लीज अपने भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उन तक भी पहुंचे इंफॉर्मेशन। और अपना प्यार दिखाने के लिए, हमारे एफर्ट्स को सहयोग करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चल सके इस वीडियो पर कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब किया है। तो आई होप आपको आज के सभी सेशंस पसंद आए होंगे। तो मैं एक बार फिर से अपनी बात को दोहराऊंगा। सुबह 11 बजे आपको आना है, उसके बाद आपको ठीक दोपहर को 1 बजे आना है, एंड उसके बाद शाम को 7 बजे करंट अफेयर के लिए आना है। तो ध्यान रखिएगा टाइमिंग, आपको इन टाइमिंग्स को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, और हो सके तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। एसएससी की तैयारी आईएफएस के साथ करनी है तो हो जाइए शामिल। सीजीएल करना है क्लियर, तो जुड़ जाइए मेरे साथ। चलिए, कमेंट का करूंगा मैं इंतजार आप सभी के। अभी के लिए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच। जय हिंद।